सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज पाल आज फिर आप लोगों को एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, स्वर और व्यंजन तक परिचय हुआ था। तो हमारी आज की क्लास में हम देखते हैं कि उसके आगे के प्रकरण में आइए देखते हैं। तो आगे के प्रकरण में होता है, तो हमने देखा था स्वर को उस दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से पढ़ा था, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा था और उसके वर्णनों के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से स्वर लिखे जाते हैं। तो आज हम फिर एक बार उसकी परिभाषा से चर्चा करते हुए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। और इन स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। अब ये 11 स्वर वर्ण होते कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला होगा अ, फिर आ, फिर लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, लघु ऊ, दीर्घ ऊ। इसके बाद आएगा आपका री, फिर आपका आएगा ए, ऐ, फिर आपका आएगा ओ और सबसे लास्ट में आपका आएगा औ। सबसे लास्ट में आपका रहेगा औ। तो ये हमारे 11 स्वर वर्ण हैं। और ये जो स्वर वर्ण होते हैं, इनका उच्चारण करने में हमें किसी और वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अर्थात ये स्वतंत्र वर्ण हैं और इनका उच्चारण करने में हम किसी का सहयोग नहीं लेते हैं। और ये जो वर्ण हैं, इनकी संख्या होती है 11। अब 11 जो संख्या होती है इन स्वर वर्णों की होती है और ये सभी स्वर वर्ण हैं। इसमें एक देख रहे हैं आप, ये री वर्ण है। ये जो री वर्ण है यह हिंदी का स्वर नहीं है, बल्कि यह संस्कृत का है, क्योंकि री जहाँ भी प्रयोग होता है वह शब्द या तो तत्सम होगा या फिर संस्कृत का शब्द होगा। तो यूँ कह लीजिए कि संस्कृत का वर्ण ही तत्सम होता है या संस्कृत का शब्द ही तत्सम होता है। जैसे मान लीजिए यदि हम री का प्रयोग करते हैं तो वह संस्कृत के वर्ण का होगा। जैसे अगर हम री की मात्रा लिखते हैं तो री की मात्रा हम लगाएंगे तो इस तरह से लगाते हैं। तो ये जो क्री बनता है ये संस्कृत के वर्ण से आएगा। जैसे मान लीजिए अगर उदाहरण हम देखें, उदाहरण में हम लिखें कृपण, कृपण लिखते हैं तो ये कृपण जो शब्द है यह संस्कृत का शब्द है, क्योंकि इसके साथ ये स्वर लगा हुआ है। और ये स्वर जब लगता है तो हम यह मान लेते हैं कि यह शब्द संस्कृत का होगा या फिर तत्सम होगा। और ये जो और वर्ण हैं यह वर्ण हिंदी से हैं। और ये जो वर्ण लिखे गए हैं इन सब की एक निश्चित मात्रा भी होती है। और वह मात्राएं किस प्रकार से होती है, आइए देखते हैं। इसमें ये जो देख रहे हैं अ ही एक ऐसा वर्ण है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अ कैसा वर्ण है? अ ही ऐसा वर्ण है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इसके बाद आ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं, लघु ई की इस तरह से लगाते हैं, दीर्घ ई की इस तरह से लगाते हैं, छोटा ऊ की इस तरह से और बड़ा ऊ यानी कि दीर्घ ऊ की इस तरह से। और री की मात्रा हम किसी भी वर्ण के नीचे लगाते हैं इस तरह से। और ए की मात्रा इस तरह से लगाते हैं, ऐ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं और ओ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं, औ की मात्रा इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो ये देख लीजिए सभी वर्णों की मात्राएं हैं किस प्रकार से प्रयोग में की जाती हैं। यहाँ तक जितने भी
स्वर वर्ण हैं सभी की एक निश्चित मात्राएं होती हैं जो कि किसी भी व्यंजन के साथ प्रयोग में लाई जाती हैं, और अ ही एक ऐसा वर्ण है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, या यह कह लीजिए कि व्यंजन के जो भी वर्ण होते हैं उन सब में स्वर अस्वर समाहित रहता है। बिना किसी स्वर वर्ण के व्यंजन का कोई वर्ण बोला नहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ अ की कोई मात्रा नहीं होती है और बाकी सभी वर्णों की निश्चित मात्राएं होती हैं। अब जैसे ये जो मात्राएं हैं, इन मात्राओं का प्रयोग किया कैसे जाता है। जैसे कोई भी व्यंजन का वर्ण लिखना होता है, अगर उन वर्णों को जोड़कर हम कोई शब्द बनाना चाहें तो उन शब्दों में जो स्वर का प्रयोग होगा, ये स्वर की मात्राओं का प्रयोग होकर ही वह व्यंजन वर्ण पूरा होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए एक वर्ड लिखे प, एक लिखे व और एक लिखे न, अगर इनको हम मिला दें तो यहाँ तो मान लीजिए किसी और स्वर वर्ण की जरूरत नहीं पड़ी है सिवाय अ के। अगर हम इन सब में देखें तो अ स्वर वर्ण छिपा हुआ है, क्योंकि अगर हम प को अलग करेंगे तो यहाँ प पे ऐसे हल लगाएंगे, फिर इसके बाद अगर ऐसे करेंगे तो प प्लस अ, अब ये जाके पूरा प होता है। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है। और अगर देखना हुआ इन मात्राओं का प्रयोग करना हो तो जैसे आ की मात्रा का अगर प्रयोग करना हो, जैसे मान लीजिए हमें लिखना हुआ राम, तो राम में जैसा कि हम देखते हैं ये र व्यंजन वर्ण है और म व्यंजन वर्ण है। अब यहाँ जो बचा है यह आ की मात्रा है। किस प्रकार से है? इस प्रकार से है। यह जो बीच में बचा है क्या है? आ की मात्रा। यह इसी प्रकार से प्रयोग में की जाती है। ठीक इसी प्रकार से अन्य वर्णों की मात्राएं भी प्रयोग में लाई जाती हैं। आया यहाँ तक समझ में? आइए देखते हैं अब आगे। यहाँ तक आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्वर हो गया, आइए अब व्यंजन पर चलते हैं। स्वर तक तो सभी कुछ क्लियर हो गया, व्यंजन की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि व्यंजन, उस दिन व्यंजन के बारे में विस्तार से बताया गया था, उसकी परिभाषा भी बताई गई थी। एक बार फिर से हम व्यंजन के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है, किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना किसी स्वर की सहायता के व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। या इस प्रकार से कहते हैं कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े, ऐसे वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगर हम व्यंजन वर्णों की संख्या देखना चाहें, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजन की कितनी संख्या होती है? 33। तो ये जो व्यंजन की 33 संख्या होती है, यह किस प्रकार से होती है, आइए उसको भी हम देख लेते हैं कि ये जो व्यंजन 33 होते हैं, यह देखिए विभिन्न प्रकार से। जैसे इसमें से मान लीजिए कि यह प्रथम से लेके पांचवें तक, यानी कि जो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन सबको मिला के 25 वर्ण जो होगा, 25 वर्ण जो होगा वह होगा स्पर्श व्यंजन। किसके अंतर्गत आएगा? स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन में देखिए ये वर्गीय व्यंजन आते हैं। तो इसमें से जैसे मान लीजिए एक लिख के समझा दे रहे हैं, क, ख, ग, घ और अंग। ये जो 5 वर्ण हैं ये क वर्ग के हैं। किस वर्ग के हैं? क वर्ग के हैं। तो ठीक इसी प्रकार से च वर्ग और ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग के वर्ण भी इसी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जिनकी संख्या एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो 5 वर्ग में कुल 25 वर्ण होंगे, इसलिए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। तो 25 वर्णों में वही बताया गया, यहाँ देखिए दर्शाया भी गया है कि क से लेकर म तक के जो वर्ण होते हैं
वह क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 25 वर्ड आते हैं। अब देखिए ये जो 25 वर्ड आते हैं, अभी इनको यहाँ छोड़िए, आइए यहाँ देख लेते हैं कि दूसरे नंबर पर ये जो 33 की अभी व्याख्या हो रही है, इसको ध्यान दीजिएगा कि अभी जो व्यंजन 33 होते हैं अभी उनको बताया जा रहा है। तो मान लीजिए अभी 25 तो हो गया, 25 बता दिया गया। अब इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जो कि जिनका उच्चारण हम करते हैं लेकिन वह हमारे अंदर से ही इस प्रकार से आवाज़ निकलती है, कैसा लगता है जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई अवयव यानी कि बोलने का जो साधन है या जो अवयव है वह कहीं पे स्पर्श नहीं होता है, अंदर ही रहता है। तो इसके अंतर्गत आपके आते हैं 4 वर्ड। कितने वर्ड आते हैं? 4 वर्ड। इन 4 वर्डों में होता है य, र, ल, व। ये 4 वर्ड आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। कितने वर्ड आते हैं? 4 वर्ड आते हैं किसके अंतर्गत? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। तो 25 और 4 इसमें जोड़ेंगे तो 29। तो अभी 33 तक पहुंचने में 4 वर्ड बच रहा है और वह 4 वर्ड क्या होता है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। कौन सा होता है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। ऊष्म और संघर्षी व्यंजन में आपका आ जाएगा तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह वर्ड। ये जो 4 वर्ड हैं ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इन 4 वर्डों को लेकर और इन 4 वर्डों को जोड़कर और ये स्पर्श व्यंजन के 25 वर्डों को मिलाकर कुल आपका हो जाता है 33। व्यंजन की हमारी संख्या कितनी हो गई? 33। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर से समझ लीजिए, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33। अब 33 में स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। और इसके बाद आपका आता है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन में कितने वर्ड होते हैं? 4। 4 वर्ड में कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। इसके बाद आपका सबसे अंत में आता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में आपका आता है 4 वर्ड स, ख, स, ह, यानी कि तीनों स और ह। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है। क्योंकि इन वर्डों का उच्चारण करने में हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसमें, जैसे कि इसको हम ऐसे समझे कि मान लीजिए हमारे जो ये वाग यंत्र होते हैं, वाग यंत्र में जो अवयव होते हैं, मान लीजिए वो यदि बहुत पास हो जाते हैं तो उसमें से जो वायु निकलती है, यानी कि हम किसी वर्ड का उच्चारण करना चाहते हैं तो वायु बाहर आएगी, उसी माध्यम से वर्ड भी बाहर आएगा। तो मान लीजिए जब ये सकरी हो जाती है तो इसमें से जो वर्ड हवा के माध्यम से बाहर आता है तो उसको बाहर आने में यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होने का मतलब रगड़ होता है, तो रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण कि इसको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अर्थात जब यहाँ से वर्ड निकलने में संघर्ष करेगा और संघर्ष के कारण रगड़ होगा और रगड़ के कारण जो वायु बाहर आएगी तो उसमें गर्मी होगी, गर्मी को ही ऊष्मा कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। आया यहाँ तक समझ में? आइए अब देखते हैं आगे। आइए अब देखते हैं कि अभी यहाँ तक जो 25 बताया गया था स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 बताई गई थी, तो 25 को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये 3 भाग आपके किस प्रकार से हैं देखेंगे। 25 में आपका आता है स्पर्शी। क्या आता है? स्पर्शी। ये स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन में आपके 16 वर्ड आते हैं। वो 16 वर्ड कौन कौन से होते हैं कि 4 वर्डों के
चार वर्गों के प्रथम चार वर्ण जो होते हैं वह स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ये चार वर्ण होते कौन कौन से हैं? एक तो क वर्ग होगा, क वर्ग होगा, एक ट वर्ग होगा, एक त वर्ग होगा, और सबसे लास्ट में प वर्ग होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इन सब वर्गों के प्रथम के चार वर्ण, इस चीज को मत भूलिएगा कि जैसे वर्ग बता दिया गया है तो इन वर्ग के पांचों वर्ण नहीं, प्रथम के केवल चार वर्ण ही। अगर क वर्ग के हम प्रथम चार वर्ण लेंगे तो प्रथम चार वर्ण में हमारा आएगा क, ख, ग और घ। इसमें अंग नहीं रहेगा, केवल यही चार वर्ण रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से ट वर्ग के भी चारों वर्ण लिए जाएंगे और ठीक इसी प्रकार से त वर्ग के भी चारों वर्ण लिए जाएंगे और प वर्ग के भी चारों वर्ण लिए जाएंगे। ये जो चारों वर्ण होंगे तो ये एक वर्ग के चार वर्ण, तो चार वर्ग के चार चार वर्ण, यानी कि चार चौके कितना हो जाएगा? 16। तो ये हमारी 16 जो संख्या आ रही है किसकी आ रही है? स्पर्शी व्यंजन की। तो यहां तक क्लियर हुआ। आइए अब देखते हैं आगे। अब देखिए हमारा यहां तक मान लीजिए 16 वर्ण पूरा हो गया। अब देखते हैं ये पंचम वर्ण। पंचम वर्ण की संख्या यहां कितनी बताई गई है? 5। कितनी बताई गई है? 5। अब वो 5 वर्ण होते कौन कौन से हैं? देखिए, सभी वर्गों के अंतिम वर्ण, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण। क वर्ग का अंतिम वर्ण अंग, और च वर्ग का अंतिम वर्ण य, ट वर्ग का अंतिम वर्ण अड़, और त वर्ग का अंतिम वर्ण न, प वर्ग का अंतिम वर्ण म। ये जो पांचों वर्ण हैं, ये पांचों वर्ण पंचम वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात सभी वर्गों के या सभी वर्गीय व्यंजनों के अंतिम जो 5 वर्ण होते हैं वह पंचम वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है, क वर्ग का 5वां वर्ण अंग, और च वर्ग का 5वां वर्ण य, ट वर्ग का 5वां वर्ण अड़, और त वर्ग का 5वां वर्ण न, और प वर्ग का 5वां वर्ण म। तो ये आपके किस में आ जाएंगे? पंचम वर्ण में। यहां तक आया समझ में? आइए देखते हैं। ये भी मान लीजिए क्लियर हो गया। कितना हुआ? 5। अभी 25 पहुंचने में कितना बच रहा है? 16 ये और 5 ये 21। अभी बच रहा है 4 वर्ण। तो ये 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। स्पर्श संघर्षी कौन कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्षी वर्ण। स्पर्श संघर्षी वर्ण इनको क्यों कहा जाता है, इसका भी एक कारण है। अब 4 वर्ण जो बचे हैं स्पर्श संघर्षी में, स्पर्श संघर्षी में 4 वर्ण बचे हैं, वो चारों वर्ण हैं च, छ, ज और झ। ये जो 4 वर्ण हैं, ये चारों वर्ण स्पर्श संघर्षी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श संघर्षी वर्ण इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जो जिह्वा होती है वह स्पर्श करते हुए रगड़ भी करती है, अर्थात संघर्ष भी करती है। इसलिए इसको स्पर्श के साथ साथ संघर्षी भी कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी वर्णों में कितने वर्ण आते हैं? 4। तो अभी यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि 16 ये है, ये मान लीजिए 16 क्लियर हुआ, और ये 5, ये 4। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो 16, 5, 21, 4, 25। ये 25 वर्ण हमारे कौन से हो गए? स्पर्श व्यंजन के। यहां तक आया समझ में?
चलिए आइए अब बढ़ते हैं आगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? आइए देखते हैं अब आगे। अब देखिए यहाँ कुछ विशेष में लिखा गया है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, जबकि कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, लेकिन कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। तो ये जो 52 वर्ण होते हैं और 44 वर्ण होते हैं, इन दोनों के बीच में 8 वर्णों का फासला है, और उन 8 वर्णों को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, या वो 8 वर्ण कौन कौन से और हैं जिनको कि वर्णमाला में नहीं गिना जाता है लेकिन कुल वर्ण में गिना जाता है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें हम लोग अभी पीछे ही पर जस्ट पढ़ के आ रहे हैं कि स्वर की संख्या कितनी थी हमारी, 11। जो यहाँ पे लिखा गया है कि 11 स्वर थे, और व्यंजन की संख्या अभी जस्ट पढ़े हैं, व्यंजन कितने थे, 33। कितने थे, 33। तो ये व्यंजन 33 हो गए। तो 33 व्यंजन और 11 स्वर मिला के कितने हो जाएंगे आपके, इन दोनों के मिला के आपके हो जाएंगे 44 वर्ण। कितने हो जाएंगे, 44 वर्ण। जैसा कि परिभाषा में स्पष्ट या विशेष में बताया गया है कि हिंदी में वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, तो यहाँ तक आपके वर्णों की संख्या है जो कि 44 है। अब इसके बाद बचे हुए 8 वर्ण और कौन से हैं देखते हैं। किसमें एक आता है अयोगवाह, एक नाम आता है अयोगवाह। अयोगवाह के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, अंग और अह। क्या आते हैं, अंग और अह। तो अयोगवाह जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, अ मीन्स होता है नहीं, योग मीन्स मतलब जुड़ना, वह मीन्स मान लीजिए वह या जिन्हें कह लीजिए, जिन्हें। यानी कि ऐसे वर्ण जिनको न तो स्वर में गिना जाता है या जोड़ा जाता है, और न ही व्यंजन में गिना या जोड़ा जाता है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, अयोगवाह। और अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। अयोगवाह एक बार फिर से समझ लीजिए। अ मतलब होता है नहीं, योग मतलब जोड़ना, वह मतलब वह या जिन्हें। अर्थात जिन वर्णों को न तो स्वर में गिना जाता है और न ही व्यंजन में गिना जाता है, ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं, अयोगवाह। यहां तक क्लियर? आइए देखते हैं अगला। अगला है आपका उत्क्षिप्त। ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन में ये जो 2 वर्ण दिखाई दे रहे हैं, ये ड और ढ, ये जो 2 वर्ण हैं, ये वर्ण भी कुल वर्णों के अंतर्गत आते हैं लेकिन वर्णमाला के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इन वर्णों का कुछ और नाम भी है, जैसे द्विगुण, द्विपृष्ठ, और एक नाम है ताड़न जात। या यूँ कह लीजिए कि उत्क्षिप्त का जो अर्थ होता है वह होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है, फेंका हुआ। फेंका हुआ से मतलब यह है कि जैसे जब हमारी जिह्वा ड और ढ का उच्चारण करती है तो ऐसा लगता है जैसे कि मान लीजिए जीभ के द्वारा ये वर्ण जबरदस्ती से बाहर फेंके जा रहे हैं, इसलिए इसको उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। और ताड़न जात का अर्थ ये होता है, ताड़न मतलब भगा देना या निकाल देना। यानी कि जब हमारी जिह्वा इन वर्णों का उच्चारण करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे इसको अपनी जात से या मान लीजिए कि अपने समूह से इसको निकाला जा रहा है या भगाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम ताड़न जात भी होता है। इसका एक नाम और होता है द्विपृष्ठ। द्विपृष्ठ द्विपृष्ठ नाम इसलिए होता है क्योंकि जब हम ड और ढ का उच्चारण करते हैं तो इसमें हम देखते हैं हमारी जो जिह्वा होती है वो हमारे मसूड़े को जब स्पर्श करती है तो पहले इसे स्पर्श करती है, फिर जाके इसे पलटती है, तो 2 पृष्ठों में वह स्पर्श करती है। इस प्रकार हम इसका क्या नाम रखते हैं, द्विपृष्ठ। और एक नाम इसका और है द्विगुण। द्विगुण इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ये जो बिंदी है ड के नीचे, अगर ड के नीचे बिंदी न रहे
तो इसका उच्चारण करने में केवल ड और ढ का उच्चारण करने में केवल ढ जैसे बोलते हैं ड और ढ, तो हम ड का उच्चारण करते हैं उतना समय नहीं लगता है, ढ का उच्चारण करते हैं उतना समय नहीं लगता है अपेक्षाकृत ड़ और ढ का उच्चारण करने में। यानी कि इसको उच्चारित करने में कम समय लगता है और इन दोनों वर्णों को उच्चारित करने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इसको द्विगुण के नाम से भी जानते हैं। आया यहाँ तक क्लियर हुआ? आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे लास्ट आपका आता है संयुक्त, संयुक्त व्यंजन कह लीजिए या संयुक्त वर्ण। इसमें भी कितने आपके वर्ण बताए गए हैं? चार। चार में कौन कौन से है? छ है, त्र है, ज्ञ है और स्र है। आइए समझते हैं इसको। ये जो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं या संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ये वर्ण वर्णमाला में नहीं गिने जाते हैं लेकिन कुल वर्णों में गिने जाते हैं। तो कुल वर्णों में ये जो गिने जाते हैं, आइए एक बार इनको पहले समझ लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण है और उन 44 वर्णों में 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, 2 अयोगवाह है और 2 उत्क्षिप्त है। तो यहाँ तक पहले जोड़ लेते हैं कि 33 से 11 44 2 46 2 48। अभी कितने हमारे बच रहे हैं? मान लीजिए 4 बच रहे हैं। अगर 4 ये हम प्लस कर देते हैं तो हमारा 52 हो जाता है और ये जो 4 प्लस होगा ये इसी वर्ण से प्लस होगा, तो हमारे कुल वर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी? 52। यहाँ जो लिखा गया है कुल वर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी? 52। एक चीज़ ध्यान रहे कि यहाँ जो विशेष में लिखा गया है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 44 होती है, वर्णों की संख्या 44 होती है लेकिन कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। तो यहाँ आप देख लिए कि 52 किस प्रकार से होती है। आइए अब इन वर्णों पर चर्चा कर लेते हैं कि ये जो वर्ण हैं इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त इसलिए कहते हैं, संयुक्त का मतलब होता है कि जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ किस तरह से है? आइए देखते हैं कि ये जो इसमें 4 वर्ण दिए गए हैं, 4 वर्ण में हम पहला ले लेते हैं। ये जो 6 वर्ण दिया गया है ये संयुक्त वर्ण इसलिए है क्योंकि ये 6 वर्ण 2 वर्णों से मिलकर बना है। वो 2 वर्ण कौन कौन से हैं देखते हैं। इसमें मान लीजिए ये अधूरा क रहता है और पूरा मूर्धन्य स रहता है। देखिए इन दोनों वर्णों के मेल से ही यह 6 वर्ण बनता है। तो अभी आप लोग देखें ये जो क वर्ण है ये क वर्ण पूरा नहीं है, यानी कि अधूरा है। ये जो इसके नीचे आप देख रहे हैं तिरछी पाई लगी है, इसको हल या हलंत बोलते हैं। अर्थात जिस भी वर्ण के नीचे यह हल या हलंत लग जाता है वह वर्ण स्वर रहित हो जाता है, यानी कि उसमें से स्वर निकल चुका है और वह वर्ण अब आधा रह जाता है। तो आधा ये वर्ण मान लीजिए और पूरा ये, आधा क और पूरा स मिलकर 6 वर्ण का निर्माण होता है, यानी आधा क और पूरा स मिलकर 6 वर्ण बनता है। आया यहाँ तक? आइए देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम इस वर्ण को भी देखते हैं। ये जो वर्ण है ये भी ठीक उसी प्रकार से है। इसमें भी अधूरा त रहता है और पूरा र रहता है। इस प्रकार से ये संयुक्त होके बनता है। और ये जो हम देखते हैं ज, ये भी ठीक इसी प्रकार से रहता है। इसको देखिए कोई कोई ज्ञ भी बोलते हैं। ज्ञ उच्चारण इसका अशुद्ध होगा, इसका शुद्ध उच्चारण होता है ज। ज में ऐसा होता है कि जैसे ये अधूरा ज और पूरे इ से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अधूरा ज और पूरा इ, इससे मिलकर ये हमारा ज वर्ण बनता है। यहाँ तक आया? आइए अब एक अंतिम वर्ण को देख लेते हैं। अंतिम वर्ण हमारा क्या है? स्र। स्र भी ठीक इसी प्रकार से बनता है। स्र में भी
दो वर्णों का संयोग है। देखिए कैसे, इसमें भी एक तालव्य स होता है, अधूरा तालव्य स होता है और पूरा र होता है। अधूरा तालव्य स और पूरे र के सहयोग से हमारा ये बनता है स्र वर्ण। अभी यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमारे ये 52 वर्ण पहुँच रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? आइए चलते हैं और आगे। अब देखिए, भाषा के बारे में उस दिन थोड़ा सा चर्चा किया गया था। यहाँ भी भाषा के बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार से एक भाषा के कितने रूप होते हैं। तो इस भाषा में हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा, जैसे कोई भी भाषा होती है वह किन किन रूपों में होती है। जैसे मातृभाषा भी होती है और एक बोली भी हो जाती है, राष्ट्रभाषा भी हो जाती है, राजभाषा होती है और राजनयिक भाषा। तो आइए इन सबको समझने के लिए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से इन भाषाओं का जानकारी मिलती है। देखिए, सबसे पहले हम मानते हैं, ये मान लीजिए मातृभाषा हो गई, ये आपका हो गया बोली मान लीजिए, ये मान लीजिए आपका हो जाता है उपभाषा, ये आपकी राजभाषा और ये राष्ट्रभाषा। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो भाषा के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं अगर इसको एक ग्रामीण उदाहरण से लेते हुए देखते हैं कि मान लीजिए ये जो है ये हमारा गांव हो गया और ये जो है ये हमारी तहसील हो गई और ये जो है ये हमारा जिला हो गया और ये जो है ये हमारा राज्य और ये हमारा देश। ठीक इसी प्रकार से हम समझते हैं कि जैसे ये हमारा गांव, तहसील, जिला, राज्य और राष्ट्र या देश, ठीक इसी प्रकार से भाषा भी होती है। तो ये जो गांव है, गांव वाले से हम क्या कहते हैं कि एक मातृभाषा होती है, गांव स्तर पर हमारी मातृभाषा होती है। और यहाँ हम देखते हैं तहसील, तहसील स्तर पर मान लीजिए बोली होती है, यानी कि किस प्रकार से हमारी भाषा अन्य बोलियों में भी बदली जाती है। और ये जो जिला स्तर है, जिला स्तर पर हमारी उपभाषा होती है, जिला स्तर पर हमारी उपभाषा होती है। और ये जो राज्य है, राज्य स्तर पर हमारी राजभाषा होती है, राज्य स्तर पर क्या होती है हमारी राजभाषा। और ये जो सबसे लास्ट है देश या राष्ट्र, उसके स्तर पर हमारी राष्ट्रभाषा होती है। अब थोड़ा सा चर्चा इस पे करेंगे कि मातृभाषा क्या होती है। तो मातृभाषा वह भाषा होती है जो हम अपनी माता के द्वारा या कह लीजिए कि घर परिवार के सदस्यों के द्वारा जिस भाषा को हम सीखते हैं वह क्या होती है मातृभाषा। और बोली, बोली क्या होती है कि जैसे हम अपने गांव से थोड़ा और दूर जाते हैं या उदाहरण के अनुसार यदि हम तहसील स्तर पर जाते हैं, ये मान लीजिए आपको केवल समझने के लिए बताया गया है, तो यहाँ आपकी मातृभाषा से थोड़ी और आगे की भाषा देखने को मिलती है जो कि एक बोली का रूप ले लेती है, जिससे हम अपने और दूसरे विचारों को आदान प्रदान करके समझते हैं। और अगर उससे भी आगे जाते हैं तो ये जो जिला स्तर की उपभाषा दी गई है, उपभाषा के अंतर्गत हम देखते हैं कि यह एक भाषा इस प्रकार से होती है कि इसमें कुछ साहित्यिक कवि भी आते हैं और मान लीजिए कुछ जिला स्तर की बातें भी लिखी जाती हैं, इसलिए इसको उपभाषा कहते हैं। और राज्य स्तर पर जो ये राजभाषा है, इस राजभाषा में हमारे जो राज्य होते हैं वह अपने अपने कामकाज की भाषा को प्रयोग करते हैं और कामकाज की भाषा में जिस भाषा को प्रयोग करते हैं वह हमारी राजभाषा के अंतर्गत आता है। और सबसे लास्ट है आपका सबसे अंत में राष्ट्रभाषा। यह संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है। संपूर्ण राष्ट्र से मतलब यहाँ है कि एक देश की जो भाषा होती है वह राष्ट्रभाषा होती है। क्या होती है? राष्ट्रभाषा।
और अगर यहाँ समझने वाली बात यह है कि हिंदी जो है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी जो है वह हमारी सभी राज्यों में नहीं बोली जाती है, केवल कुछ राज्यों में ही बोली जाती है और कुछ राज्यों में उसकी अलग भाषाएं बोली जाती है, जिससे हिंदी हमारे राजभाषा है। और इसी राजभाषा के अंतर्गत सभी राज्य अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक आया समझ में? आइए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ एक पॉइंट दिया गया है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। अभी बताया गया परिभाषा के माध्यम से कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होती है। अब उसमें अंतर समझ लीजिए। राजभाषा वह भाषा होती है जिसमें कोई भी राज्य अपने कामकाज को लेकर उसका लिखित या मौखिक रूप जिसमें होता है वह प्रयोग करता है, वह उस राज्य की भाषा होती है। और जो राजभाषा होती है वह किसी राज्य विशेष की होती है। और जो राष्ट्रभाषा होती है वह समूचे राष्ट्र की भाषा होती है। यानी जो राष्ट्रभाषा होती है वह समूचे राष्ट्र की भाषा होती है। और राष्ट्र के सभी राज्य अगर एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। यहाँ तक आया समझ में? चलिए एक और यहाँ पॉइंट दिया गया है, राजनयिक भाषा। राजनयिक भाषा क्या होता है? देखिए, राजनयिक भाषा वह भाषा होती है जैसे कोई एक देश दूसरे देश से पत्र व्यवहार में जिस भाषा का प्रयोग करता है वह क्या होता है? राजनयिक भाषा। फिर से समझ लीजिए कि एक देश दूसरे देश से जिस भाषा के माध्यम से अपने पत्र व्यवहार को करता है वह क्या कहलाती है? राजनयिक भाषा। क्या कहलाती है? राजनयिक भाषा। यहाँ तक क्लियर हुआ? आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं भाषा का माध्यम। जैसे अभी भाषा के बारे में बताया गया तो हम भाषा का माध्यम देखते हैं कि किसी भी भाषा के केवल 3 ही माध्यम हो सकते हैं। और वह 3 माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? बोलना, लिखना और संकेत के द्वारा। यानी कि किसी भी भाषा का प्रयोग हम कैसे करते हैं? या तो बोलकर करेंगे, या तो लिख कर करेंगे, और या तो संकेत के द्वारा। यानी कि जैसे हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो हम उनसे बोलेंगे, नहीं बोल रहे हैं तो लिखित माध्यम से देंगे, और लिख भी नहीं रहे हैं तो संकेत के माध्यम से भी बता देते हैं। तो ये जो बोलना, लिखना और संकेत के द्वारा है, ये सब क्या है? हमारे भाषा के माध्यम है। मतलब किसी भी भाषा को केवल इन्हीं 3 माध्यमों के द्वारा बताया जा सकता है या प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? हमारा लास्ट टॉपिक आज का है भाषा के कौशल। भाषा के कौशल में हम देखते हैं कि हमारा भाषा के कौशल में एक सुनना होता है, बोलना होता है, पढ़ना होता है और लिखना होता है। तीन सबको किस रूपों में देखते हैं? आइए देखते हैं। किनको याद करने का एक शॉर्ट वर्ड बनाया गया है, सुबोपलि। सु से आपका हो जाता है सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना। ये होता है किसी भी भाषा को प्रदर्शित करने का कौशल। और एक कौशल के माध्यम से हम यह समझते हैं कि किस प्रकार से किसी भी भाषा को प्रदर्शित किया जाता है। यानी किसी भी भाषा को हम सबसे पहले सुनते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा होता है, जब उसको पहली बार स्कूल भेजते हैं या घर पर ही, वह पहले अपने परिवार के सदस्यों द्वारा उस भाषा को सुनता है। सुनने के बाद फिर वह उसे पढ़ता है, और पढ़ने के बाद फिर लिखने का प्रयास करता है, और लिखने के बाद फिर पहले सुनता है, फिर इसके बाद बोलने का प्रयास करता है, और उसके बाद फिर पढ़ता है, और फिर लास्ट में जाके लिखता है। तो इस प्रकार से यह तो मान लीजिए हिंदी में आपको सुबोपलि कहा जाता है। इसी को यदि हम संस्कृत में कहें तो संस्कृत में आपका आता है श्रवण, बोलना का हो जाएगा वदन, और पढ़ना का हो जाएगा पठन,
और लिखना, लिखना का हो जाएगा लेखन। तो इसको संस्कृत में भी शार्ट में कह लेते हैं श्रवपले। तो ठीक इसी प्रकार से हम भाषा के कौशलों को ध्यान में रखते हैं या भाषा के कौशलों का प्रदर्शन देखते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।